इंडिया हेट लैब ने जारी ताज़ा रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले दावे किए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2025 में हिंदुस्तान में 98% मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले बढ़े हैं। यानी 2024 में जो तादाद 1165 थी वो बढ़कर 2025 में 1318 हो गई, जबकि 2023 में 668 मामले दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में नफरत भरी बयानबाजी सिर्फ चुनावों तक ही नहीं रही, बल्कि ये लगातार इस्तेमाल होने वाला बड़ा सियासी और सामाजिक हथियार बन चुका है। आज की बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे, बढ़ते हेट स्पीच की रिपोर्ट पर। और उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। 15 तारीख खत्म होने तक अपना बैग भर के रखो, 16 तारीख को एक को भी मुंबई में रखेंगे नहीं, ये धमकी देकर जा रहा हूं। इंडिया हेट लैब की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अक़लियतों को निशाना बनाते हुए हेट स्पीच की कुल 1318 वारदात दर्ज की गई। ये तादाद 2024 के मुकाबले में 1165 मामलों के साथ 13% ज्यादा, जबकि 2023 में 668 मामले यानी 97% ज्यादा है। मरकज में ज़ेर इक़्तिदार बीजेपी रियासतों में सबसे ज्यादा हेट स्पीच दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में नफरत भरी बयानबाजी अब सिर्फ चुनावी स्ट्रैटेजी तक महदूद नहीं रह गई है, बल्कि ये एक मुसलसल इस्तेमाल होने वाला सियासी और समाजी हथियार बन चुका है। इंडिया हेट लैब ने 100 पेज के इस रिपोर्ट में 2025 में मुल्क भर में बराह रास्त तौर पर दिए गए हेट स्पीच के वाकयात को दस्तावेज किया है, जिनमें सियासी रैलियां, मजहबी जुलूस, एहतजाज और नेशनलिस्ट गैदरिंग शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी को 1156 मामलों में खास तौर से निशाना बनाया गया। ईसाई समाज के खिलाफ 162 वाकयात दर्ज हुई, जो 41% का इजाफा है। स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा वाकयात उत्तर प्रदेश में 266, महाराष्ट्र में 193, मध्य प्रदेश में 172, उत्तराखंड में 155, दिल्ली में 76 मामले दर्ज किए गए। 88% वाकयात बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासत यूनियन टेरिटरी इलाकों में हुई, जबकि अपोजिशन की हुकूमत वाली 7 रियासतों में कुल 154 वाकयात पेश आए। ये 2024 में 234 वाकयात से 34% कम है। रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2025 में सबसे ज्यादा 158 मामले दर्ज किए गए। 22 से 7 मई के बीच 16 दिन में पहलगाम हमले और उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी के बीच 98 बराह रास्त नफरती मामले दर्ज किए गए। 656 स्पीचों में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, तालीम जिहाद, वोट जिहाद शामिल थे। 308 स्पीचों में हिंसा के लिए ऐलान किया गया, जिनमें 136 में हथियार उठाने को कहा गया। 276 स्पीचों में इबादतगाहों को तबाह करने का मुतालबा किया गया। खासकर ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिद के लिए 141 स्पीचों में तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। इंडिया हेट लैब रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 71 नफरती स्पीच के साथ सबसे ऊपर रहे। उनके बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के चेयरमैन प्रवीण तोगड़िया 46 और बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय 35 स्पीच के साथ तीसरे नंबर पर रहे। महाराष्ट्र में बीजेपी के फायर ब्रांड और नफरती बयान देने में माहिर वजीर नितेश राणे 28 स्पीच के साथ चौथे नंबर पर, तो बीजेपी के साबिक लीडर और एमएलए टी राजा सिंह 27 स्पीच के साथ 5वें नंबर पर और होम मिनिस्टर अमित शाह भी 27 स्पीच के साथ छठे नंबर पर रहे। रिपोर्ट में दी गई 10 लोगों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 22 स्पीचों के साथ 9वें और अक्सर चर्चाओं में रहने वाले डासना देवी मंदिर के चीफ यति नरसिंहानंद सरस्वती 20 स्पीचों के साथ 10वें मकाम पर है। रिपोर्ट में सोशल मीडिया के रोल का भी जिक्र है। 1378 नफरती स्पीचों में से 1278 के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए या उन्हें लाइव किया गया। इनमें फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, जिस पर 942 वीडियो सबसे पहले अपलोड किए गए। इसके बाद यूट्यूब पर 246, इंस्टाग्राम पर 67 और एक्स पर 23 वीडियो शेयर किए गए। दिलचस्प ये है कि कर्नाटक ने गुज़िश्ता साल के आखिर में कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2025 में मरकज और सभी रियासती सरकारों को नफरती स्पीचों पर रोक लगाने के हुक्म दिए थे, लेकिन इसके बावजूद नफरती बयान पर लगाम नहीं लगना बेहद हैरान करने वाला है।
सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट। समाज में नफरत इतनी बढ़ गई, बात कहां से कहां पहुंच गई, और जो रिपोर्ट अभी सामने आई है उसको लेकर जिस तरीके से जिक्र किया है उसी पर हम बात करने जा रहे हैं। इसी रिपोर्ट के हवाले से हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। अश्विनी शाही साहब, लीडर बीजेपी हमारे साथ हैं। इसके साथ हैं निकुल के पटेल साहब, लीडर कांग्रेस हैं। संजीव कौशिक साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले अश्विनी शाही साहब, आपके पास आऊंगी। ये जो रिपोर्ट आई है जिसका हमने हवाला दिया है, हेट स्पीच इवेंट इन इंडिया 2025, इस रिपोर्ट के मुताबिक नफरती बयानबाजी लगातार बढ़ रही है। 2025 में 1300 का आंकड़ा इसने पार कर लिया है और सबसे ज्यादा ये हेट स्पीचेस के मामले बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों से सामने आए हैं। क्या कहेंगे आप? सुब्रम जी, ये रिपोर्ट किसकी है? आपसे मेरा सवाल है। आप ही बता दीजिए, मैंने अपनी रिपोर्ट पूरी बताई है। नहीं, मतलब ये कौन से संस्थान की रिपोर्ट है, मैं एक बार जानना चाहता हूं। अमेरिका से ये जारी की गई है, गैर सरकारी संस्था से। अब जी, अमेरिका से जारी की गई है, गैर सरकारी संस्था से। हिंदुस्तान में इसको किसी ने रिकॉग्नाइज किया या भारत की सरकार ने इसको जो है कहीं कोई संस्था के रूप में मान्यता दी? ये क्यों नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा है? अमेरिका की संस्था ने ये कह दिया, एक छोटे से देश ने हंगर इंडेक्स बनाकर हम लोगों को पाकिस्तान और श्रीलंका और अफगानिस्तान सबसे पीछे कर दिया, बांग्लादेश से पीछे कर दिया। हम लोग कहां जा रहे हैं? और इसमें सिर्फ लिखा है कि हिंदुओं के खिलाफ, वो मुस्लिमों के खिलाफ ये जो है हिंदुओं ने बयान दिया, इन्होंने इतना दिया। ये एक जो है डीप स्टेट द्वारा चलाया गया एक कुचक्र है, जिस कुचक्र में हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं फंसने वाले हैं। आप कितनी भी परिचर्चा करा लीजिए, इस हेट स्पीच पर किसी को भरोसा नहीं है। हाँ, अभी आपने अपने रिपोर्ट में कहा, मैं बताना चाहूंगा, ज्ञानवापी पर आप कह रहे हेट स्पीच है। अगर अपने धर्म के, चाहे कोई भी धर्म या संप्रदाय हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, अपनी धर्म की रक्षा करना और दूसरे की बात करना गुनाह है, तो ये गुनाह सबको कर लेना चाहिए। शिवलिंग किस तरीके से डिस्प्यूटेड, वहां पर जो है शिवलिंग को फव्वारा बनाया गया। हिंदू क्या अपने जो है शिवलिंग को भी ना वो कहे? श्रृंगार गौरी की पूजा या मुल्ला मुलायम सिंह अब नहीं रहे हमारे बीच में, उन्होंने बंद करा दिया। हम उसके बारे में न बोलें। और अमेरिका से एक जो है किसी भी अनऑथराइज्ड संस्था की रिपोर्ट आ गई, हम लोग चर्चा करने बैठ गए। बड़ी विकट स्थिति है। हिंदुस्तान पर भरोसा नहीं, ना जो है हमारे विरोधी दलों को और ना आप जैसे मीडिया को। मुझे ऐसा ही कुछ आभास था कि आपका इसी तरह का रिएक्शन सामने आएगा। एतराज है कि मुझे एतराज है, देखिए शबनम जी, एतराज ये है कि अनरिकॉग्नाइज्ड संस्था के रिपोर्ट पर हम लोग बहस कर रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में पूरे विश्व के मुसलमानों के बीच में हिंदुस्तानी मुसलमान भाई कहते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित हम हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें बताई जा रही हैं। ये क्या, कौन सा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये इस बारे में जांच होनी चाहिए। आपने दो बातों का यहाँ पे जिक्र किया कि ये रिकॉग्नाइज नहीं है संस्था, इस रिपोर्ट पर हम चर्चा करें। दूसरा, आपने ज्ञानवापी का भी जिक्र किया, क्योंकि इस रिपोर्ट में ज्ञानवापी का भी जिक्र किया गया है। आप लोग अनुशासन को मानने वाले हैं, अनुशासन में रहते हैं। कोर्ट ने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वो जो फव्वारा है वो शिवलिंग है या नहीं है, जांच के दायरे में है, कोर्ट में मामला है ये। चलिए, इससे आगे मैं बढ़ती हूँ, आप ही की बात से आगे बढ़ाती हूँ। डीप स्टेट काम कर रहा है, इस तरह की जो रिपोर्ट सामने आती है। संजीव कौशिक साहब, मेरा सवाल आपसे है, ये जो रिपोर्ट आई है बीजेपी से पूरी तरीके से नकार रही है, विपक्ष, पॉलिटिकल एनालिस्ट इसे कैसे देख रहे हैं, आपसे समझने की कोशिश करूंगी। बीजेपी का कहना है कि भ्रामक चीजें हैं और यहाँ पर तिफरका फैलाने की कोशिश है, डीप स्टेट काम कर रहा है। शबनम, अपनी बात शुरू करने से पहले 3 दिन पहले की खबर बताते हैं आपको। शहर बरेली, उत्तर प्रदेश, बिशारतगंज थाना, मोहम्मदगंज गांव का नाम और मोहम्मद हनीफ घर मालिक का नाम। वहां की आबादी 1500 लगभग लोगों के बीच 1200 लोग उसमें मुसलमान और 300 हिंदू रहते थे। 3 दिन पहले मतलब कि जुमे के नमाज के वक्त 15 लोग एक घर में नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने वहां से 12 लोगों को गिरफ्तार किया और 12 लोगों को गिरफ्तार ही नहीं किया बल्कि जमानत पे शाम तक छोड़ा और 3 लोगों की अभी तक तलाश जारी है। देश के चुने हुए
संप्रदाय संवैधानिक पद पे बैठे हुए देश के सूबे के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री त्रिपुंड लगा के डमरू बजाते हुए पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करे, कोई पूछ नहीं सकता है। लेकिन एक मुसलमान अपने घर में 15 लोगों को बैठा करके यदि जुमे का नमाज अदा करता है तो उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। यही नया हिंदुस्तान चाहते हैं आप। दरअसल में एक नई फौज तैयार हुई है, बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन एक नई फौज तैयार हुई है जो खास करके बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक, उसको फायदा है इसमें, दोनों तरफ के लोग हैं इसमें, और दोनों राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और उसका फायदा भी उनको मिलता है। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सूबे का सबसे बड़ा, मतलब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, मुख्यमंत्री सबसे मजबूत और ताकतवर मुख्यमंत्री, और जब वो 80% 20% की बात करते हो, देश के प्रधानमंत्री यदि इलेक्शन के समय जाते हो और मंच पर ये बात कहते हो कि ज्यादा वोट देंगे उत्तर विपक्षी पार्टी लोगों को तो ज्यादा बच्चे वाले आपके भैंस खोल के ले जाएंगे, जब इस तरह की बात आप करते हैं तो निश्चित तौर पर एक मैसेज तो जाता ही है, एक गोलबंदी तो होती है, ध्रुवीकरण तो होता ही है। और इस ध्रुवीकरण में खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो साथ साथ चलने वाले, पैरेलल में जो लोगों के संगठन चलने वाले लोग हैं, जहां से इनको खाद पानी मिलती है, चाहे वो संघ हो, चाहे वो बजरंग दल हो, वो तमाम लोग। और क्यों ये रिपोर्ट जो बताती है, इस रिपोर्ट को भले किसी एक सिरे से खारिज कर जाए शाहिद साहब, लेकिन सच बात यह है कि तकरीबन 88% से ज्यादा घटनाएं भारतीय जनता पार्टी वाले प्रदेश में होती है, जहां पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग जहां, वहां इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं होती? तो सवाल यह है कि जब तक ये ध्रुवीकरण का ये एक बहुत साधारण राजनीति करने के लिए या राजनीति में बने रहने के लिए, सत्ता के शीर्ष पर बने रहने के लिए बड़ा आसान सा तरीका एक ढूंढ लिया गया है, और उस तरीके मुझे काट भी इसका दिखाई नहीं देता है। आप पे पत्थर फेंके जाएंगे और एक पत्थर यदि आपके तरफ से आए तो इधर से 10 पत्थर फेंके जाएंगे, चूंकि ये एक तरह से ध्रुवीकरण का मामला है और बहुसंख्यक आबादी जो हिंदुस्तान में है वो आज के वक्त में इन लोगों ने न पकड़ लिया है और इसी तरह की राजनीति होती रहेगी। दुर्भाग्य है सत्ता में तो बने रहेंगे, लेकिन जी दुर्भाग्य है कि सत्ता में तो आप बने रहेंगे लेकिन देश बहुत ज्यादा विचलित है इस तरह के घटनाओं से। ठीक है, आपने बोला कि विपक्षी जो ज़र इक़्तिदार रियासतें हैं वहां से इस तरह के मामले क्यों नहीं सामने आते हैं, तो इस रिपोर्ट में कर्नाटक का भी जिक्र किया गया है। मामले थोड़े कम जरूर हैं लेकिन 40 मामले वहां से भी आए हैं। आऊंगे अश्विनी शाही साहब आपके पास में आऊंगे, एक रिएक्शन निकुल के पटेल साहब से ले लेती हूँ। निकुल के पटेल साहब, इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी ने सिरे से नकार दिया है, क्या विपक्ष भी इसे नकारेगा? कर्नाटक का भी इसमें जिक्र है, मामले कम जरूर है लेकिन आप भी फहरिस्त में है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी रिपोर्ट आए वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अपने हिसाब से सर्वेक्षण करके अपना रिपोर्ट जारी करती है, वो उसका थॉट प्रोसेस है। लेकिन जो भी सत्ता में है या देश में है उनको सोचना है कि ये सही है कि नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी को गलत लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ऑब्जर्वेशन करके बोलता है कि ये देश के अंदर हेट स्पीचेस बढ़ रही है और उस पर कोई कायदा होना चाहिए, लागू होना चाहिए, तो शायद भारतीय जनता पार्टी अब ये ना बोले कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के खिलाफ है और वो देश के हित में बात नहीं कर रहा है। शायद भारतीय जनता पार्टी ऐसा बोलेगी अब, लेकिन उसका आगे बढ़ के हेट स्पीच की परिभाषा क्या है? हम ये नहीं कहते कि आप धर्म को प्रमोट ना करो या धर्म के लिए स्टैंड ना लो, लेकिन जब वो धर्म आधारित बातें करके अब जिस बिना पर ये पूरा माहौल बनता है तो हम उसका एग्जांपल्स में देना चाहूंगा कि एक मेडिकल कॉलेज में अगर 15 थोड़े मुसलमान बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो हिंदू लोग जाके वो कॉलेज बंद करवाते हैं और फिर गर्वान्वित अनुभव होते हैं कि देखो हमने ये कॉलेज बंद करवा दिया। तो ये ऐसी सोच जब देश के अंदर प्रस्थापित होती है तो इसकी वजह से अगर पूरे देश को नुकसान हो रहा है तो इसमें गर्वान्वित होने की बात नहीं है। हेट स्पीच कोई भी हो, कोई भी आदमी दे रहा है, कोई भी इंसान दे रहा है, अगर उसकी वजह से देश का माहौल बिगड़ रहा है तो डेफिनेटली चिंता का विषय है। और इसीलिए कर्नाटका सरकार ने एक कायदा लाने की कोशिश की और हमने देखा कि उनके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए जिसकी वजह से हम आज देख सकते हैं कि वहां पे वो कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म्स होगा। आने वाले दिनों में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उससे मर्यादित होकर आज सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर भी हेट स्पीचेस का अगर ब्यौरा बढ़ रहा है तो डेफिनेटली देश के हर एक नागरिक के जहन में एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये पूरे देश का जो हार्मोनियस वातावरण है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को पूछना चाहूंगा कि अगर कोई हिंदू बहू घूंघट पहन के घूम रही है और उसको अगर कोई परेशान कर रहा है तो कितना व्याजबी है। इसी तरह कोई मुसलमान लड़की अपना हिजाब पहन के घूम रही है और उसको
कोई परेशान कर रहा है तो वो कितना सही बात है। ये आप इसका तफावत अगर आप समझते हैं तो डेफिनेटली इंसानियत की जो बात पूरे देश के अंदर कोई कर रहा है तो उसकी वजह से ही हमें इस पे चिंता व्यक्त करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, लेकिन हेट स्पीच की परिभाषा क्या है और उसकी वजह से सेंटिमेंट कितना बिगड़ता है, ये दो उदाहरण के साथ में मेरा अभी का बात कहना चाहूंगा। ठीक है, अश्वनी शाही जी रिएक्शन चाहूंगी। ये देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट में जो जहां तक हम लोगों को जानकारी है, सिरे से जो मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं के लिए किया गया है उसको खारिज किया गया है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में दिखाया गया है। स्टालिन को नहीं दिखाया गया है, तो सनातन को ही रेडिकेट कर रहे हैं। देवी देवताओं को गालियां मिलती हैं, उसको नहीं दिखाया गया है कि कितने मुसलमान लड़कों ने और कहां पर देवी देवताओं को गाली दी, वो नहीं है। इसमें ओवैसी का नाम नहीं है कि किस तरीके से हेट स्पीच देते हैं हिंदुओं के खिलाफ, कहीं है कोई नाम। यानी कि ये जिहादियों का एक नया प्रोग्राम है जिसमें धर्मांतरण को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। लव जिहाद को कंस्पिरेसी थियरी बताया है। ये नए तरीके का जिहाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो आज इस रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है और हम लोग बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे विरोधी दल के लोग जो है किस तरीके से कह रहे हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा एक बनाया जा रहा था 2004 में जब सरकार आई थी, हम लोगों ने विरोध किया था उसका और वही कर्नाटका में लागू किया गया है। कि आप सोच रहे हैं, पुलिस के समझ में ही आ जाए कि आप अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यही इटली की जो महारानी ने सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह को मजबूर किया था कि आप इस बिल को ले आइए और भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। इस तरीके के जिहाद ये लोग फैला रहे हैं, कांग्रेसी तो और फैला रहे हैं। फैलाना चाहिए इनको, कोई बात नहीं है। बाहर के लोग हैं, हिंदुस्तान से कोई प्रेम नहीं है, ये जिहाद फैलाएंगे। मगर इस रिपोर्ट पर अगर जो भरोसा कर रहा है वो हिंदुस्तान के लोग नहीं है। हिंदुस्तान का ना मुसलमान इस पर भरोसा करेगा, ना हिंदुस्तान का हिंदू, क्योंकि 98% दिखाया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ। अरे भाई, क्यों नहीं आप दिखाते हैं? जो है आप ही का तेलंगाना का मुख्यमंत्री क्या बोलता है, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। सेलेक्टिव अप्रोच आप इसको बता रहे हैं कि एक तरफा ये रिपोर्ट जारी की गई है और आपने इसे एक तरीके से जिहादियों के द्वारा एक जिहाद है। जिहाद लफ्ज आपने जोड़ दिया। ये अपने ये जो रिपोर्ट, ठीक है, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जिहाद शब्द का भी बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है कि किस तरीके से एक एक चीज को जिहाद से जोड़ा गया है। यहाँ पर लव जिहाद का नाम लिया गया, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, ये तमाम वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। संजय कौशिक साहब, अमेरिका में भी जिहादी बैठे हुए इतने खुले तौर पर इस तरह की रिपोर्ट्स आम कर रही हैं, आप कैसे देखते हैं? सेलेक्टिव अप्रोच है क्या? देखिए, सब लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, जनसंख्या जिहाद, लोगों के फलों के ठेले पर इन लोगों के नाम होने चाहिए, फलाने जगह दुकान नहीं लगनी चाहिए। जानती है ऐसे लोग जो बोलने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी उनके लिए क्या करती है? अभी दिल्ली में एक कैबिनेट मिनिस्टर है, कपिल मिश्रा उनका नाम है, लेने में हमें कोई गुरेज नहीं है। दिल्ली के दंगों में उनका हेड स्पीच जिस तरह का था और उस स्पीच के बाद में जिस तरह से दंगे भड़के, उनको न केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में लिया बल्कि उनको मंत्री का दर्जा दिया। कपिल मिश्रा जी का जिक्र कर रहे हैं आप? कपिल मिश्रा की बात मैं कर रहा हूं, कानून मंत्री हैं जी। हाँ, टी राजा क्या थे? ये टी राजा जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते थे, लगातार उन पर FIR दर्ज हुई, जेल तक जाने की नौबत आई। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नवाजा किस तरह से, विधायक बना करके भेजा उनको भी, और आज वो भी बड़े शानदार तरीके से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के खेमे में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के लोग, यदि आपको नहीं, हम आपकी बात से सहमत है, हो सकता है कि आप एक राजनेता के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते ऐसे लोगों से जब आप दूरी बनाएंगे तो मैसेज ये जाएगा कि ऐसे लोगों को हाशिए पे धकेला जाए, कोई और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करे। कोई यदि मॉब लिंचिंग के मामले में जेल से छूट करके आए और भारतीय जनता पार्टी के सांसद उसे फूलों का माला पहनाए तो क्या मैसेज आएगा? मैसेज जो है वो सीधा साफ है। तो जब तक, मैंने कहा कि इनके पास एकमात्र, चूंकि सत्ता में बने हुए हैं, एकमात्र यही उद्देश्य है कि किस तरह से लोगों को एक खेमा एक तरफ है, दूसरा खेमा एक तरफ है, और इनके बरक्स उधर भी, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है कि उधर भी कुछ लोग हैं इस तरह की राजनीति करने वाले, वो भी अपनी रोटियां सेकते हैं।
लेकिन बीच में हिंदुस्तान की जनता पिसती हुई नजर आती है। ये जो हिंदुस्तान का नक्शा जो है या भूगोल जो है, जो भाईचारा है, जो एक गुलदस्ता है, वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बदनुमा धब्बा उस पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सत्ता में तो बने रहेंगे, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए आप दिलों में यदि दीवार इस तरह से खड़ा करेंगे, लोगों के चेहरे पर इस तरह से यदि आप सर्वधर्म समभाव की बात होती है। मोदी जी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। तो जब आप कुरान देने की बात कर रहे हैं तो कम से कम उसे नमाज पढ़ने की भी तो इजाजत हो अपने घरों में। मैंने कोई हवाई बातें नहीं करी है, रिपोर्ट के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो आप बताइए कि एक हिंदू को सड़कों पे जुलूस निकालने की, झांकी निकालने की, या फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर पर से उसके ऊपर फूल वर्षा किया जाए धार्मिक आयोजन में, और मुसलमान एक नमाज भी पढ़ ले तो उसके ऊपर लाठियां चला दी जाए। यदि आप इस तरह की सोच के साथ हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हैं, मुबारक हो आपको, आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी आप जो कर रहे हैं। सत्ता में मजबूती से अभी बने हुए हैं, लेकिन सत्ता किसी की बपौती नहीं है। जिसने 60 दशक तक इस देश पर राज किया उसे भी लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप तो महज तीसरे टर्म में हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन निकुल के पटेल साहब, बहुत जल्दी से। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने मुझे ये जवाब नहीं दिया कि वो मेडिकल कॉलेज अगर बंद हो गया है तो जो उसमें मैक्सिमम हिंदू लोग पढ़ रहे थे उसका क्या होगा। तो ये बात समझनी चाहिए सबको कि हेट स्पीच क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है, और वो परिभाषा के तहत हमें क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहिए जिसके अंदर देश का जो माहौल है वो एक सुखनुमा बने, और आने वाले दिनों में जो विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसमें सभी लोग सहयोग करें। अगर हम ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली एक तबक्का ऐसा होगा जिसको हम कई बार नक्सलियों का डेफिनेशन में इनको इन्वॉल्व करके उनको अलग करते हैं। तो मैं विनती करूंगा कि जो भी राजनेता या कोई भी इंसान इस देश के अंदर है, सभी को भाईचारा और भावना के साथ काम करे, जिसकी वजह से ऐसा माहौल क्रिएट ना हो जिसकी वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन हो। ठीक है, अश्विनी शाही जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन। बस मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, 2 बार संजीव कौशिक साहब ने कहा कि जो है नमाज पढ़ने के लिए जेल नहीं किया गया था। उस छूटे हुए घर को मस्जिद और मदरसे के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए उन लोगों को शांति भंग की आशंका में किया गया, इसलिए जमानत भी हो गई। और बगैर इजाजत के क्या था, संविधान का पालना करते तो इजाजत लेकर ना तो वहाँ पे मस्जिद बनने जा रही थी, ना ही मदरसा बनने जा रहा था। पुलिस को अपनी जांच में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। हाँ, एक घर के अंदर नहीं, सुनिए ना सर, कोई इजाजत नहीं ली गई थी। सुनिए ना सर, घर में अगर 10 लोग 15 लोग नमाज पढ़ रहे हैं और इसे आप अवैध करार देते हैं तो वो कानून भी साफ होना चाहिए। जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते वक्त फौरन उन्हें जमानत दे दी गई। अगर उन्होंने शांति भंग करने जैसा संगीन जुर्म किया होता तो वो सलाखों के पीछे होते। लेकिन हाँ, नहीं, ठीक है, नमाज पढ़ना अवैध है, गुनाह है। घर के अंदर अगर कानून के अंदर ये मेंशन होता तो उन्हें जमानत नहीं होती। और अभी भी 3 लोगों को यहाँ पर ढूंढा जा रहा है, जेल के अंदर होंगे। अभी भी 3 लोगों को ढूंढा जा रहा है कानून का हवाला देकर। भगोड़े हैं, क्यों भागे हैं वो भगोड़े हैं, वो सामने आपसे 12 आएगा, 12 पकड़े गए, जमानत हुई, 3 क्यों भागे, अपराधी होंगे। शांति भंग करना बहुत संगीन जुर्म है, उसमें ऐसे ही जमानत नहीं मिलती। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए और उन्हें जमानत मिल गई। अगर शांति भंग हो रही होती तो सलाखों के पीछे होते। लेकिन ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन ठीक है, मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत दी कानून के दायरे में। बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।